everyone. Today we are going to start the revision of our 15th chapter, that is the territorial states and the rise of the Magध। इसमें हमने देखा कि कैसे 6th सेंचुरी के एंड में आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था और आयरन प्लॉगशेयर और टूल्स वगैरह की वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस में होने लगा, पीजेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलने लगी एग्रीकल्चर में। और जो हमने देखा कि जो पीपल थे वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग अलायंस थे वो अपने पर्टिकुलर क्लैन की बजाय अपनी टेरिटोरियल यूनिट्स यानी कि जनपद्स को दिखाते थे। और हमने देखा कि 450 BC के अराउंड पाणिनि ने मेंशन भी किया है कि लगभग 40 जनपद्स का डेवलपमेंट हुआ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रीजन्स में। उसके बाद ये जनपद्स थे वो महाजनपद्स में कन्वर्ट हुए, जिन्हें हम ग्रेट टाउन वगैरह भी बोलते थे। और बुद्ध के टाइम पे हमें 16 महाजनपद्स देखने को मिलते थे। उनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो थे मगध, कौशल, वत्सा और अवंती। इसके बाद इन्होंने हर जनपद के बारे में कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट अगर हम देखें तो अंग एक किंगडम आता है जिसकी कैपिटल थी चंपा, और ये चंपा रिवर के कॉन्फ्रेंस पर स्थित था। इसके अंदर इसने हालांकि बिंबिसारा जो एक मगध किंग थे उन्होंने इसे बाद में एनेक्स कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं जो मगध उस टाइम का सबसे पावरफुल किंगडम था। इसकी जो स्टार्टिंग की कैपिटल थी वो थी राजगृह, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी पाटलिपुत्र में। उसके जो मगध किंगडम है उसके अंदर जो हमारी प्रेजेंट डे मॉडर्न सिटीज़ हैं जैसे पटना, गया और शाहबाद, ये इसके अंदर इंक्लूड होती थी। इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे बिंबिसारा और अजातशत्रु, वो बुद्ध को पैट्रोनेज करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक किंगडम था वाजी, एक महाजनपद था वाजी, जिसके अंदर हमें 8 क्लैंस देखने को मिलती थी, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट थी वो थी लिच्छवी ट्राइब्स, लिच्छवी क्लैन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो इनकी कैपिटल थी वो थी वैशाली। उसके बाद हम देखते हैं जो मल्ला महाजनपद था जिसे घना संघा भी बोलते थे, ये कौशल का नेबरहुड था और ये एक रिपब्लिक क्लैन था मल्लास का। इसकी जो टेरिटरी है वो वाजी के किंगडम को नॉर्दर्न बॉर्डर को टच करती थी। और इसकी जो कैपिटल थी वो पावा। और उसके बाद हम जो उसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है चेटी, जो बुंदेलखंड डिवीज़न, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड डिवीज़न में सिचुएटेड था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी सुक्तिमती और सोतिवती। उसके बाद जो वत्सा किंगडम था उनकी कैपिटल थी कौसाम्बी, और ये इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जो यूपी में प्रेजेंट है उन्हें कवर करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंगडम था वो था कुरु, जो कुरु था उनकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। ये मॉडर्न डे हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद इन रीजन्स को कवर करता था, और ये जो यमुना रिवर उसके ईस्टर्न बॉर्डर को लगता था। उसके बाद जो पंचाला किंगडम था उसकी 2 कैपिटल्स थी, अक्षित्रा और कमीपलिया, और ये रिवर भागीरथी पर सिचुएटेड था। ये मॉडर्न डे रोहिलिकंड डिवीजन, अपर गैंजेटिक प्लेन्स को कवर करता था। जो फेमस सिटी थी इसकी वो थी कन्याभुजा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मत्स्य किंगडम था, मत्स्य किंगडम की जो कैपिटल थी वो थी मॉडर्न डे बैरात और विराटनगर। ये इसके जो फाउंडर थे वो विराट ही थे, जिसकी वजह से इनकी कैपिटल का नाम विराटनगर रखा गया। ये गोदावरी रिवर पर सिचुएटेड था। उसके बाद जो अवंती था उसकी भी हमें 2 कैपिटल्स देखने को मिली थी। अवंती की 2 कैपिटल्स थी, उज्जैन और एक महिष्मती, जो ये नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड था, और ये प्रेजेंट डे मालवा रीजन्स पर मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अलग दूसरा महाजनपद था वो था गंधार की कैपिटल हमें तक्षशिला देखने को मिलती थी, और तक्षशिला एक इम्पोर्टेंट लर्निंग और ट्रेड सेंटर भी था। गंधारा किंग जो पुकु शक्ति थे वो बिंबिसारा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उसके बाद हम जो कंबोज था, कंबोज महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी राजपुरा। इसके जो किंग थे पुष्कर सेन, जो कोर्डियल रिलेशन था जिनका मगध के साथ, और ये इन्हें ये विंध्यास में सिचुएटेड था, और इनका जो एक्सटेंशन था वो हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बिहार तक देखने को मिलता था। उसके बाद जो एक और महाजनपद थे इम्पोर्टेंट, जिसे जो कौशल महाजनपद था, जो गोमती रिवर पर और जो सधारनीरा रिवर है ईस्टर्न यूपी में, उनके बीच में सिचुएटेड था। ये मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद, गोंडा और बरेज को कवर करती है। ये रिवर सरयू से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। इनकी जो कैपिटल थी नॉर्दर्न रीजन की वो श्रावस्ती थी, और जो इनकी साउथ रीजन की कैपिटल थी वो थी कोशावस्ती। उसके बाद जो लास्ट महाजनपद था काशी की जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी। इसके अंदर 2 रिवर से बाउंडेड था, वरुणा और अस्सी। काशी जो गंगा और गोमती रिवर के कॉन्फ्रेंस पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी महाजनपद थे वो ईस्टर्न मिड गैंजेटिक प्लेन्स और जो विंध्या रीजन, इन एरियाज़ में ज़्यादातर सिचुएटेड थे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ वो मगध था। उसके भी कुछ फैक्टर्स थे उनकी ग्रोथ के, वो जो इन्होंने बताया हुआ है कि उसके देखा कि जो मगध की जो लीडरशिप थी बिंबिसारा,
वो हरियनका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और हम देखते थे कि जो मगध था उसके अंदर इस डायनेस्टी के अलावा अलग भी डायनेस्टीज़ थी, जैसे शिशुनागाज, नंदाज और मौर्याज। मतलब इनकी जो क्रोनोलॉजी थी वो ऐसे थी, पहले हरियनका डायनेस्टी, उसमें बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनागाज में शिशुनागा और कलाशोका, नंदाज में महानंदा, धनानंदा और मौर्याज में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा और अशोका। जो बिंबिसारा थे स्टार्टिंग में जो थे उन्होंने अपनी लीडरशिप में कन्क्वेस्ट करना, एनेक्स करना स्टार्ट किया था, और ये पॉलिसी एंड होती है अशोका के टाइम पर। जो बिंबिसारा थे उनकी क्वालिटीज़ ये थी कि एक तो उन्होंने अपनी पोजीशन को मैरिज अलायंसेस से मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। उनकी जो उन्हें टाइटल दिया गया था सेनैया का, मतलब जो बिकॉज उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी अच्छी स्टैंडिंग आर्मी वो कंटेन मतलब बना कर रखते थे, मेंटेन करते थे। इनकी 3 बीवियाँ थी। फर्स्ट थी कौशल देवी जिसकी डॉटर थी कौशल्या, जो मतलब डॉटर थी किंग कौशल्या की। उसके बाद और प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। और मतलब देखते थे कि इनकी जो मैरिज अलायंस है, जैसे इनकी जो सेकंड वाइफ थी चेरेना जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी वैशाली की। उनकी जो थर्ड वाइफ थी खेमा जो थी डॉटर थी मादरा क्लैन की, पंजाब के मादरा क्लैन की। इसकी पता चलता है कि इनकी मैरिज अलायंस कितनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से दूसरे किंगडम्स को भी ईजिली एनेक्स कर पाए। उसके बाद और इनकी जो डिप्लोमेसी स्किल्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इनकी जो सीरियस मतलब जो ओपोनेंट्स थे वो थे अवंती किंगडम था। लेकिन जब एक बार अवंती के किंग बीमार हुए तो इन्होंने जो अपने रॉयल फिजिशियंस वगैरह भेजे थे उनकी हेल्प के लिए। उसके बाद हम देखते थे कि जो ये बिंबिसारा थे उनके बाद अजातशत्रु ने जो मतलब किंग बने थे उन्होंने भी अपनी उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया। हालांकि उन्होंने अपने फादर को मतलब इम्प्रिजन कर दिया था और उन्हें मार दिया था। जो इनका अजातशत्रु का रेन था वो मतलब हाईएस्ट वाटर मार्क था बिंबिसारा डायनेस्टी का। इन्होंने 2 वॉर्स लड़े और जो थर्ड की प्रिपरेशन, इनके जो ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते थे वो काशी और कौशल के खिलाफ होते थे। जो कौशल थे उन्होंने एक बार कन्फ्लिक्ट मतलब जो कौशल हालांकि जो कौशल जो किंग थे उन्होंने अपनी बेटी थी वज्रा उसकी मैरिज करवा दी थी अजातशत्रु के साथ, जिसकी वजह से जो काशी था उनका सोल पोजेशन मतलब वो खाली कन्फ्लिक्ट में रह गए थे अजातशत्रु से। उसके बाद देखा कि अजातशत्रु के एक और स्ट्रॉन्ग फेस राइवल थे अवंती हैड डिफीटेड द वत्सास ऑफ कौशाम्बी, नाउ थ्रेटन्ड एन इन्वेशन टू द मगधा। टू मीट दिस थ्रेट अजातशत्रु बिगेन द फोर्टिफिकेशन ऑफ द राजगृह। और अजातशत्रु को सक्सीड करते हैं उदयन। इनका रेंज ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इन्होंने एक तो फोर्ट बनवाया गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्रेंस पर। वो माना जाता है कि उदयन ने 16 ईयर्स तक रूल किया। उसके बाद जो ये हरियाणा डायनेस्टी थी इन्हें एक्वायर कर लिया था शिशुनागाज ने, जिन्होंने 413 to 395 BC तक रूल किया। शिशुनागाज के फर्स्ट रूलर थे शिशुनागा, जिन्होंने अवंती को हराया, मगध में इंक्लूड किया। उसके बाद इन्हें फॉलो किया कालाशोका ने। कालाशोका हालांकि जो शिशुनागा के टाइम पर वाराणसी के गवर्नर थे, और जो माना जाता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार इनके 9 या फिर 10 सन्स का इनका एविडेंस मिलता है। उसके बाद जो डायनेस्टी थी वो थी नंद डायनेस्टी, जिसके जो स्टार्टिंग थी महादम्पनंदा। ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। जो महापद्मानंदा थे उन्हें अधर्मिका और अनंताकुला भी बोला जाता था। अधर्मिका मतलब जो धर्म वगैरह को फॉलो नहीं करते, और अनंताकुला मतलब लीनिएज को जिनकी लीनिएज वगैरह कुछ नहीं पता थी। इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ द ऑल क्षत्रियास भी बोला गया था। ही वॉज कॉल्ड एज द एकरात, जो द ओनली रूलर हु डिफीटेड ऑल द रूलर्स। और उसके बाद इन्होंने कई कैनाल्स वगैरह बने इरिगेशन के लिए। ही पॉइंटेड ऑफिशियल्स फॉर द मेथोलॉजिकल कलेक्शन ऑफ द टैक्स। उसके बाद धनानंदा जो लास्ट इंपॉर्टेंट किंग थे, जो मतलब ही हैड ह्यूज आर्मी एंड द ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर इन्वेडेड ड्यूरिंग हिज टाइम। ही इन्वेंटेड नंदा प्राकर्मणी। ही इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और कौटिल्य थे उन्होंने धनानंदा को हराया था। उसके बाद हम कैसे जो मगध की इतनी सक्सेस थी उसके पीछे भी कुछ कारण थे। जैसे मगध किंगडम इसलिए भी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर महाजनपदास बिकॉज एक तो इसके रूलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जैसे काफ़ी एम्बिशियस थे, जैसे बिंबिसारा हो गया, अजातशत्रु हो गया और महादम्पनंदा हो गया। और इसकी जो लोकेशन थी वो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। इनकी जो दोनों कैपिटल्स थी जैसे राजगीर और पाटलिपुत्र रिवर्स वगैरह से सिचुएटेड थी। और जो राजगीर है वो
पांचों साइड से हिल्स वगैरह से सिचुएटेड थे, जिसकी वजह से जो एनिमीज़ वगैरह थे उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी इनके ऊपर अटैक करने के लिए। और आयरन वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसकी वजह से ये अच्छे वेपन्स टूल्स वगैरह बनाते थे। और इनकी लोकेशन की वजह से, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, रिवर्स वगैरह की वजह से जो आर्मी थी उसका भी स्विफ्ट लोकेशन देखने को मिल जाता था, जो मतलब आर्मी को भी ईजिली मूव कर सकते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और यहाँ देखा कि जो उसके बाद जो यहाँ की लैंड थी वो भी काफ़ी फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर भी सरप्लस में देखने को मिलता था। रेनफॉल तो हैवी रेनफॉल ये रिसीव करते थे, जो इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें काफ़ी इरीगेशन की ज़्यादा इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जो मगध के लोग थे वो एलिफेंट्स का भी इस्तेमाल करते थे। हमने देखा कि इन्होंने एलिफेंट्स का लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया था, जो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा हेल्प मिली इन्हें दूसरी आर्मीज़ को डिफीट करने के लिए। और मगध के टाइम पे हमने देखा कि ट्रेड का राइज हुआ और मेटल करेंसी का ये इस्तेमाल करते थे। जो मगध के प्रिंसेस थे वो टाउन्स वगैरह और मेटल करेंसी से इन्हें काफ़ी हेल्प मिली, बिकॉज वेल्थ के और ट्रेड से ये टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, जिससे ये अपनी लार्ज आर्मी को ईजिली मेंटेन कर पाते थे। उसके बाद जो मगध का रीजन था उस जोग्राफी में टिम्बर वगैरह भी देखने को मिलता था, जिससे ये ईजिली बोट वगैरह बना सकते थे, जिससे इन्हें ट्रेड में, नेविगेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलती थी। उसके बाद जो सोसाइटी था उसका एक अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर था, जिस अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर्स की वजह से ये जो सोसाइटीज़ है वो बाकियों के कंपैरिजन में ईजी डेवलप हुई। ये सब कारण थे जिसकी वजह से जो मगध किंगडम था वो बाकी महाजनपदात से ईजिली और सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। उसके बाद थैंक यू।